जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। साथ ही साथ बिना वक्त बर्बाद किए करते हैं शुरू अपने इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ और आखिरी पार्ट को। जी हाँ, बिल्कुल ये आखिरी पार्ट बनने वाला है जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ ये जानेंगे, एक्चुअली हमें हमारे सिलेबस में ये जानने को मिलता है, हम 10th के सिलेबस की बात कर रहे हैं, कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट दो तरह के इफेक्ट पैदा करेगा। जिस इफेक्ट को आप इलेक्ट्रिसिटी नाम के चैप्टर में पढ़ोगे वो है हीटिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से हीट का जनरेट होना। दूसरा एक और इफेक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। फिलहाल की बात हम यहाँ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, आखिर ये जो काम है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप ये तो जानते हैं कि इस कायनात में एक नियम है जो हमेशा हमेशा मान्य है, सर्वमान्य है, सबको एक्सेप्टेबल है। वो क्या है? एनर्जी इज कांस्टेंट। मतलब जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, चेंज होती है, लेकिन डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं की जा सकती। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना पड़ता है। बात करें हीट एनर्जी बनती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हो रही थी किसी तार में, तो उस तार में हीट कैसे आई। बात करते हैं तो उस जो तार है वो मैटर ही तो है। मैटर में एटम होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा। एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टक्कर करेंगे, डेफिनेटली कोलिजन होगा। आपको पता है दो लोग अगर कोलिजन करेंगे तो गर्मा गर्मी छिड़ती है ना, कुछ वैसे ही। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कोलिजन करते हैं तो एटम्स का जोरदार वाइब्रेशन होता है, समझ रहे हो। एटम के वाइब्रेशन की वजह से हीट जनरेट होती है, तो वही हीट एनर्जी कहलाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं, कुछ आपके सामने गैजेट्स दिखा रखे हैं, ये तीनों के तीनों और ऐसे जितने भी सिमिलर गैजेट्स हैं वो सब इसी प्रिंसिपल बेस्ड होकर काम करते हैं। क्या है? हमारे हीटर्स, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिकल बल्ब, इन तीनों में हीट जनरेट होने का ही काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है इनको और फिर ये हीट जनरेट करते हैं और अपने एप्लीकेशंस को शो करते हैं। अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। एक बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जूल। उन्होंने लॉ दिया हीटिंग का। तो हीट की जो ऐसा यूनिट है ना, वो जूल भाई साहब के नाम पर रख दी गई। देखो मैंने लिख रखा है यहां पर, यूनिट ऑफ हीट जूल। क्लियर? अब समझते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? इस लॉ में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किस बात का रिलेशनशिप? मैं बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा। मान लो ये कोई तार है या कोई बल्ब है, वैसे बल्ब तो नहीं लग रहा है, आप इसको तार मानो। इस तार में इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करवा रहा हूं। ये जो तार है, वायर है, इसमें मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा हूं। इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें हीट जनरेट होगी, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट और हीट का एक रिलेशन है, ठीक है। वो रिलेशन पहला आपको दिखाया गया यहां पर कि जो हीट है ना, हीट प्रोड्यूस्ड, इस तार में जो हीट प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो हीट को शो करते हैं H से, इलेक्ट्रिक करंट को I से। तो पहला रिलेशन निकल कर आया इलेक्ट्रिक करंट और हीट का, कि जो हीट होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? दूसरी बात, अब जो ये तार है, तो इस तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसको रेजिस्टेंस भी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो होता है, राइट। तो इसका मतलब हीट में भी चेंजेस आएंगे। तो हीट का रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ भी है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस टू। उसके बाद में इस तार में कितनी देर तक करंट फ्लो किया गया है। मान लो कोई तार है जिसमें मैंने करंट एक बार चालू करके और बंद कर दिया, मतलब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो ये तार ठंडी ही ठंडी रह जाएगी। लेकिन अगर इसमें लंबे टाइम तक करंट फ्लो होगा, डेफिनेटली इसकी हीट बढ़ेगी। मतलब टाइम पर डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू, मतलब समय के साथ भी हीट प्रोपोर्शनल होती है। अगर इन तीनों चीजों को मिलाया जाए आपस में और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया जाए, उस कंडीशन में इक्वेशन बनकर आएगा या फॉर्मूला बनकर आएगा इस तरीके से, जैसे H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R एंड T। इसको ये वाला कांस्टेंट, मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी वाला साइन हटाकर बात करोगे तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये आपका एक फार्मूला बन जाता है, इसे आप अभी के लिए याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, चार्ज मूव करेगा। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। ये कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में, इलेक्ट्रिसिटी के ही। चार्ज मूव करेगा तो वर्क डन तो होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, जब मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था, कि किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से किसी स्मॉल चार्ज को आप किसी पॉइंट पर अगर लेके आ रहे हो, मान लो ये चार्ज को आप P पॉइंट पर लेकर आए, तो इस चार्ज को मूव करवाया ना आपने, बिल्कुल। तो इस मूव करवाने में
वर्क डन नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कुछ ना कुछ काम तो किया होगा। तो चार्ज को यहां से एक इन्फिनिटी वाले पॉइंट से किसी एक पी पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट पर लाने में, मूव कराने में, चार्ज को मूव कराने में आपने वर्क डन किया है। यही वर्क डन सिक्योर हो जाएगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल के फॉर्म में। क्लियर है क्या? मतलब अगर चार्ज मूव करेगा तो वर्क डन होगा, और अगर वर्क डन होगा तो पोटेंशियल भी आएगा। जरा गौर से देखो, उसी चीज को मैं यहां से देखता हूं। अच्छा ये बात भी सुनो, जो पोटेंशियल है उसको हम किससे डिनोट करते थे? वी से। तो वी किसके बराबर होता था? सर वर्क डन डिवाइड बाय क्यू। वर्क डन को आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डब्ल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। तो चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना होगा? चार्ज को यहां भेज दो, क्यू इंटू वी, यही आपका वर्क डन होगा, राइट? तो देखो हमने वही लिखा है, चार्ज अगर मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू क्यू वी। ये फॉर्मूला कहां से आया? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये यहां से आया है। और ये कहां से आया? इस कंसेप्ट से, जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था। क्लियर? अब सुनो, बात करते हैं, हमारे सामने दो फॉर्मूलाज है यहां पर। Q इज इक्वल टू आई टी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया ये मत पूछना, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं। और V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। ये दोनों बेसिक फॉर्मूलाज हैं। सर आपने इन दोनों को क्यों लेकर आए? कारण है मेरे पास, यहां से Q का फॉर्मूला निकल रहा है, यहां से V का फॉर्मूला निकल रहा है। आपके पास W इज इक्वल टू क्यू वी है, Q की जगह में ये रख दूं और V की जगह में ये रख दूं तो काम बन जाएगा। देखो जरा, W इज इक्वल टू क्यू की जगह रख दिया आई टी, रख दिया, फिर जो V है इसकी जगह रख दिया आई आर रख दिया। किया क्या? I और I को एक साथ लेके स्क्वायर मार दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हो गया। R को इधर रखा, T को इधर रखा। तो जो वर्क डन है भाई, आप सोच रहे होंगे कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो फार्मूला है, ये जो रिलेशन बने हैं इस तरीके से, ये आपने मनगढ़ंत रिलेशन बनाए क्या? जी नहीं, ये सब साइंटिफिकली बेस्ड हैं। देखो कैसे, ये आया कहां से, इसका प्रूफ क्या है आपके सामने। देखो तो W जो है, वर्क डन जो है, वो किसके बराबर हो गया? आई स्क्वायर आर टी के। कैसे बराबर हुआ है? आपके सामने यहां से। क्लियर? अब समझो, जो वर्क डन है, आपको ये बेहतर ढंग से मालूम होना चाहिए भी कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क, वो हीट के बराबर होता है। माने आप वर्क कहो या एनर्जी कहो एक बात है, या हीट कहो एक बात है, कोई स्पेशल फर्क नहीं है, इन सब की यूनिट सेम होती है, जूल 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 जूल। ठीक है? तो यहां पर वर्क डन को आपने हीट माना है, क्योंकि जो काम किया है वो हीट के रूप में निकल के आ रहा है ना। अब तो जो हीट है वो किसके बराबर हो गई? आई स्क्वायर आर टी के। W को ही मैंने हीट कह दिया, H कह दिया। क्लियर? क्योंकि वर्क डन और हीट का रिलेशन तो है ही तगड़ा सा, इसलिए H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब बात यह है, हीट का रिलेशन यहां पर करंट के साथ नजर आ रहा है। अगर मैं चाहता कि यहां पर करंट ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, मान लो मेरे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में करंट का वैल्यू गिवन नहीं है, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है और हीट निकालनी है, पर करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या करना होगा? इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। कैसे करना होगा यहां बताता हूं, इसको इरेज करके देखिए। आप ओम्स लॉ को तो जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, राइट? उसी का इस्तेमाल करना है हमको। कैसे? दिखाता हूं। सबसे पहले ये लिखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये मैंने लिख दिया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना? पर इस तरीके से नहीं लिखना है, थोड़ा सा खोल के लिखना है इसको। मैं बताता हूं कैसे। इसको आप क्या कर लो, इसको आप आई इंटू आई कर दो। अब ठीक है, आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकते थे ना। अब क्या करेंगे, ये होता है ना ये आई आर, इसी को तो V बोलते हैं। अरे भैया ये तो आप जानते हो ना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई आर को V कह सकते हो। ठीक है क्या? चलो सर इसे V कर दो। सर I तो अभी भी बड़ा है हमारे पास में, सुनो, I को ये भी तो कह सकते हैं V अपॉन आर, I को ये भी तो कह सकते हैं V अपॉन आर, तो I की जगह क्या रख दो? V अपॉन आर रख दो, V बाय आर। V और V को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? V स्क्वायर, तो V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये देखो आपके सामने। इसका मतलब सर ये दो रिलेशन है, अगर हीट का रिलेशन करंट के साथ दिखाना है तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अगर हीट का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ दिखाना है तो V स्क्वायर अपॉन आर टी। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूलाज हैं। अब महानुभावों, इस वाले फॉर्मूला को रट लो, क्योंकि ये आइडियल फॉर्मूला है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम आएगा। ठीक है? ये वाला फॉर्मूला आप इससे बना लेना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर भी अगर आप समझदार हैं तो इसे भी याद रख ले, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपको इशू नहीं है तो ये थी हमारी बात जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। मैं इसे छोड़ दूं या फिर आप समझ जाएंगे? डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले ही सकते हैं। मैं एक बार ऐसे हाथ कर लेता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर।
भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपने अभी पढ़ा इतना सारा, क्या बताना चाहता है सर? सीधी सीधी बात ये बोलना चाहता है, 100 बात की एक बात, कि हीटिंग जनरेट हो रही है। हीटिंग किस वजह से जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जन्मों जन्मांतर का नाता है। आइए देखते हैं उसको एप्लीकेशंस में। हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट के, इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशंस मतलब होता है अनुप्रयोग, मतलब आप इसका जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका इस्तेमाल कहां करोगे, इसी को एप्लीकेशन कहते हैं। ये वो वाली एप्लीकेशन नहीं है टू द प्रिंसिपल रेस्पेक्टेड टू ऐसे करके ना, वो सब नहीं है। अब सुनो, पहला है इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब सर तो जो घरों में बल्ब जलता था वही वाला है क्या? हाँ वही वाला है। अगर आपको याद हो तो इस बल्ब के अंदर ऐसे करके फिलामेंट सा लगा होता था, बड़ा पतला सा, है ना। आप इसको मार्केट से खरीद के लाते थे तो इसी फिलामेंट का ध्यान रखना होता था, समझ रहे हो, बहुत संभाल के ले गए थे इसको। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है ना, ये बहुत पतला सा होता है, थोड़ा झटका देने पे टूट जाता है, लेकिन फिर भी जब आप इस बल्ब को छूते हो तो बहुत हीट पैदा कर रहा होता है। इसका मतलब इसमें से लाइटनिंग के साथ साथ लाइट तो कर रहा होता है, ग्लो तो कर रहा होता है, पर इसमें हीट भी बहुत होती है, और ये हीट बहुत तगड़ी होती है यार। अगर ये हीट हाथ को छूने में इतनी तगड़ी लग रही है तो जो ये फिलामेंट बना हुआ है अंदर, ये मेटल का ही तो है, डेफिनेटली मेटल का है। प्लास्टिक का होता तो पिघल जाता, लकड़ी का होता तो जल जाता, बर्न हो जाता। तो ये मेटल का बना हुआ फिलामेंट है। ये जो फिलामेंट है ये इतनी हाई हीट को कैसे झेल रहा है? सर डेफिनेटली इसका मेल्टिंग पॉइंट तगड़ा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई रहा होगा। समझ रहे हो? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। तो देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, वो एक मेटल का बना होता है, और वो कौन सी मेटल होती है? टंगस्टन। ये जो टंगस्टन नाम की मेटल होती है इसको W से डिनोट किया जाता है। जैसे सोडियम नाम की मेटल को आप Na से डिनोट करते हो ना, समझ रहे हो, वैसे ही टंगस्टन नाम की मेटल को आप W से डिनोट करते हो। ठीक है, अब समझो, ये टंगस्टन जो मेटल होती है वो स्ट्रांग होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सर आप क्या बात कर रहे हो, स्ट्रांग कैसे होती है? ये तो टूट जाती है झटके से। मेरी बात सुनो जनाब, इसका तार बहुत पतला बनाया जाता है इसलिए टूट जाती है, वरना अच्छी खासी स्ट्रांग है। स्ट्रांग है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कितना मेल्टिंग पॉइंट है जरा ये देखो, 3380 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट उठने के चांसेस हैं। आगे समझो, रिटेन हीट, मतलब हीट को रिटेन करती है। जैसे बल्ब जलाया जाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाता है इसको, तो जो भाई करंट जा रहा है इसमें, हाँ, तो हीट भी पैदा हुई होगी, हाँ, तो ये हीट को रिटेन रखता है अपने पास। समझ रहे हो, हीट को रिटेन रखता है और बहुत गर्म हो जाता है, तब जाकर ये लाइट को एमिट करता है। एमिट माने बाहर की तरफ फेंकता है लाइट को। हीट आ रही है इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, फिलामेंट में हीट आ रही है, हीट आ रही है, हीट आ रही है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तगड़ा है, इसलिए हीट को अपने पास संजो के रख सकता है। और जो ये हीट है अब इसको ये लाइट के रूप में इमिट करेगा। क्लियर है क्या? तो मुझे एक बात बताओ सोचकर, इसने बहुत ज्यादा हीट को अपने पास रखा, हाँ या नहीं? हाँ सर। लेकिन उसमें से थोड़ा सा हिस्सा लाइट के रूप में बाहर की ओर निकाल दिया, राइट? बिल्कुल सर। तो यही अब आगे पढ़ने वाले हम, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट कि सर यूजुअली दीज बल्ब्स आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, है ना। जैसे नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसेस को इस बल्ब के अंदर भरा जाता है ताकि क्या हो, ये फिलामेंट जो है ना नष्ट ना हो, इसकी लाइफ थोड़ी लंबी चले। समझ गए? तो प्रोलॉन्ग्ड लाइफ ऑफ फिलामेंट, इस फिलामेंट की जिंदगी बड़ी करने के लिए, मतलब इसको केमिकली कोई रिएक्शन ना कर ले, तो उसको बचाने के लिए, फिलामेंट को बचाने के लिए, उसकी लाइफ लंबी करने के लिए केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस को इस बल्ब के अंदर फिल किया जाता है। अब मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा हीट को अपने पास रख रहा है और थोड़ी बहुत हीट को बाहर की तरफ लाइट के रूप में निकाल रहा है। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है जो फिलामेंट है ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हीट के रूप में अपने पास रख लेता है, खुद गर्म हो जाता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को लाइट के रूप में बाहर फेंक देता है, एमिट कर देता है। ठीक है, ये था पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब का। सेकंड एप्लीकेशन है फ्यूज का। अब फ्यूज समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ज्यादा बेहतर लगेगा। सुना भी होगा आपने घरों में अक्सर, फ्यूज उड़ गया, और फ्यूज उड़ते ही लाइट भी चली गई। तो क्यों उड़ता है सर फ्यूज? बिना मतलब के लाइट चली जाती है ना? नुकसान ही होता है ना? नहीं, उल्टा नुकसान से बचाता है हमको। कैसे? वो सुनो। मान लो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है, मैं यहां पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस नाम लिख रहा हूं। मान लो ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसके सीरीज में जोड़ा जाता है इसको, फ्यूज को। अब एक्चुअली फ्यूज है क्या, मैं फ्यूज लिखने के बजाय उसको आपको एक छोटे से पॉइंट से शो करूंगा। मान लो एक मटेरियल है, मैं आपको नाम लेके बता रहा हूं फिलहाल तो, कि एक मटेरियल है पोर्सिलेन। क्या नाम है उसका? पोर्सिलेन।
इस पोर्सिलेन के सामान भी बनाए जाते हैं, जिसमें क्ले मिट्टी और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं पोर्सिलेन में होते हैं, है ना। इसको आप ऐसे मानो, मैं इसको अच्छे शेप में बनाता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा बेहतर लगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, वायर्स है। आप ये देखो, कुछ ऐसा नहीं लग रहा दिखने में कि ये अपने आप में एक छोटे से जाल जैसा है, मतलब एक केज के जैसा है, केज के जैसा। इस केज को आप कार्ट्रिज कहते हो, कार्ट्रिज। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर CARTRIDGE, कार्ट्रिज। इस कार्ट्रिज का असली हिंदी मतलब होता है कारतूस। कारतूस में बारूद भरा होता है ना, ठीक उस तरीके से एक कारतूस मान लो आप इसको, बट इसमें बारूद नहीं है। इसमें क्या है, एक मेटेलिक वायर है। क्या है, एक मेटेलिक वायर है। ये जो ये मेटेलिक वायर है ना भाई, मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, समझो बात को। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में होती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, है ना। तो ये पहुंच रही है, इस मेटल से भी होती हुई जा रही है, सर्किट पूरा कंप्लीट करेगी आगे की तरफ, ठीक है। मैंने पूरा सर्किट बनाया नहीं है, बट आप फिलहाल समझो कि पूरा सर्किट कवर हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का हाई अमाउंट जाए, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस उसको झेल तो पाएगी नहीं भाई। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो फिक्स्ड पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करने वाली चीज़ है ना। सब बल्बों के ऊपर लिखा होता है ना अपना कि इतने वोल्ट का है, इतने वाट का है, अलग अलग लिखे होते हैं ना सब। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट पे काम करेगी। इससे ज़्यादा करंट मिलते ही ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस बर्बाद हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी महंगे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बर्बाद ना हो, इसलिए हम उनके सीरीज़ में वैसे इसको आप आगे की ओर लगाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट वही बात है, इस पूरी तार में करंट का फ्लो होता है, इसलिए ये वाली डिवाइस पहले ही अलर्ट हो जाती है। कैसे अलर्ट होती है मैं बताता हूँ। जो ये फ्यूज़ होता है हमारा, इस फ्यूज़ में दो चीज़ें होती हैं। पहली बात, इस फ्यूज़ को चारों तरफ से कवर करने वाला एक कारतूस होता है जिसको हम कार्ट्रिज बोलते हैं। इस कारतूस के अंदर आपकी एक मेटेलिक वायर होती है। जो ये मेटेलिक वायर होती है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब वो टेम्परेचर जिस पर ये मेटल पिघल जाएगी वो बहुत कम होगा, मतलब बहुत कम टेम्परेचर देने पर भी ये मेटल पिघल जाए। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों? कारण है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है तो डेफिनेटली वो इस वायर में, जो मेटेलिक वायर है उसमें हीट जनरेट करेगा। क्या ये सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सच कह रहा हूं। यहां पर हम पढ़कर आए, क्लियर। तो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट अगर बढ़ जाएगा तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, और यार ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट तो इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए ठीक नहीं है। इसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ ही चलना है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है कि अगर इसमें हीट बढ़ जाएगी ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इसमें अगर हीट बढ़ रही है, तो इमीडिएटली हमको कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बचाना है? उसका एक तरीका है कि इसके अंदर की जो वायर है उसको कम मेल्टिंग पॉइंट का रखो। उससे क्या होगा, सुनो। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट इतना हाई है जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा हीट आ रही है, तो ज़्यादा हीट मिलते ही डेफिनेटली ये पिघलना शुरू कर देगा जल्दी से। जैसे ये पिघल जाएगा तो बीच में से कनेक्शन कहीं ना कहीं कट जाएगा। जैसे कनेक्शन कट जाएगा, सर्किट का जो क्लोज पाथवे है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर क्लोज सर्किट नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। बात समझे? अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस बर्बाद होने से पहले बचेगी। बात समझ रहे हो? इसमें यह नहीं करना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपने रोक दिया, स्विच दबा के आपने इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दी। नहीं, इस तार के पिघलते ही अपने आप इलेक्ट्रिक करंट रुक जाएगा। वरना सोचो, अगर ये तार पिघलता नहीं, गर्म हो रहा होता और आपको पता लग जाता कि मान लो ये गर्म हो रहा है और आप स्विच दबाने के लिए उठते, लेकिन तब तक इतना इलेक्ट्रिक करंट जा चुका होता जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बर्बाद कर दे, तो कोई मतलब नहीं रह जाता इस बात का। इसलिए इस तार को लो मेल्टिंग पॉइंट का बनाया गया। जो मैंने लाइन अभी बोली है काफ़ी संभले हुए शब्दों में बोली है, फिर भी अगर ना समझ में आई हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि जो फ्यूज़ होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक बाहर का मटीरियल जो कि एक कारतूस बना रहा है, एक केज बना रहा है, इसको हम कार्ट्रिज कहते हैं, है ना। इस बंद स्ट्रक्चर को हम कार्ट्रिज कहते हैं, कार्ट्रिज। और जो कार्ट्रिज है वो बनी होती है किसकी? पोर्सिलेन नाम के मटेरियल की। ऐसे और भी मटेरियल हो सकते हैं। इसके अंदर जो तार लिया जाता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आता है तो ये अपना आपा खो देता है और मेल्ट हो जाता है। पर सर हर बार ऐसा होगा क्या? हर बार ऐसा नहीं होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़रूर रखा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट जितने की इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रिकल डिवाइस को,
उतने इलेक्ट्रिकल करंट को जाने दिया जाए। लेकिन अगर हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है जिसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं झेल सकती है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के दौरान ये पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। सर्किट के ब्रेकडाउन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ पॉइंट्स के साथ। फिर एक स्पेशल पॉइंट भी अपने पास में, देखिए, प्रोटेक्ट्स द सर्किट बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ एनी एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक करंट। मैंने इलेक्ट्रिक करंट को नहीं रोका है, एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक करंट को रोका है। क्लियर। दूसरी बात, प्लेस्ड इन सीरीज विद डिवाइस, डिवाइस के सीरीज में रखा हुआ है। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर आपने तो ऐसे यहां रख दिया, आपने तो इसे यहां रख दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट तो पहले इसमें से जाएगा। मेरी बात गौर से सुनो, जब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना, तो यहां और यहां पहुंचने में, उसे यहां से यहां तक जाने में 100 घंटे का सफर नहीं लगेगा, 1 घंटे का सफर नहीं लगेगा, 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक करंट जाने की कोशिश करेगा, तो वह उसको जैसे ही डैमेज करने की कोशिश कर भी रहा होगा ना, उससे काफी पहले तक ये पिघल चुका होगा और इलेक्ट्रिक करंट जाना ही रुक जाएगा। बात समझ गए? इस तरीके से। दूसरा, मेड अप ऑफ मेटल, या तो ये मेटल का बना हो, ऐसी मेटल जिसका क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट कम है। लाइक मैंने लिख भी रखा है, एल्यूमिनियम जैसे मेटल जो होती है ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है ना। लेकिन आपकी एनसीईआरटी एक थोड़ी सी अलग सी बात लिखती है, थोड़ी सी अजीब है बात, पर फिर भी आपको माननी होगी क्योंकि आपकी बुक ने लिख रखी है। ये लिख रखा है कि मेटल का बना होता है या फिर अलॉय ऑफ लो, मतलब अलॉय होती है। अलॉय क्या होती है सर? मेटल्स का मिक्सचर हो सकती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर हो सकती है। यहां पर आपकी बुक बताती है कि 4 तरह की मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड। आई रिपीट, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, ये 4 तरह की मेटल्स हैं। इन 4 तरह की मेटल्स का एक अलॉय है, वो अलॉय का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, वो भी यूज किया जा सकता है फ्यूज वायर के रूप में। अब मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। जो एल्यूमिनियम है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट सच में कम होता है, लेकिन जो कॉपर और आयरन है, इनका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा खासा होता है। और जो लेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ी टॉक्सिक होती है। इसलिए कॉपर, आयरन और लेड, इन चीज़ों को थोड़ा कम यूज़ लिया जाता है। हाँ, लेड और टिन जैसी मेटल्स को यूज़ ज़्यादा ले लिया जाता है, ये क्या बोलते हैं, फ्यूज वायर बनाने में। और जो ये चारों मेटल्स हैं, इन चारों का बना हुआ जो अलॉय है, उस अलॉय को फ्यूज वायर के रूप में कंपैरेटिवली कम इस्तेमाल लिया जाता है, पर फिर भी आपकी किताब ने लिखा है। और इसका एक एक्सप्लेनेशन आपको ये भी मिलता है कि ऐसा नहीं है कि इन चारों की अलॉय बनती है उसका फ्यूज वायर के रूप में इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है। क्लियर। फिर भी आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलना है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, ये 4 तरह की जो मेटल्स हैं, इनका जो अलॉय बनेगा, उस अलॉय को आप फ्यूज वायर के रूप में काम ले सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड। अब जो मैंने बात बोली कि भाई एक चैम्बर होता है छोटा सा, एक कारतूस होता है, एक कार्ट्रिज होता है, जिसको हम पोर्सिलेन नाम के मटेरियल से बनाते हैं, उसमें एक मेटालिक वायर होता है। ठीक है, तो वही बात इन्होंने लिख भी रखी है। देखो, फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड विद अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल, पोर्सिलेन या उसके जैसा मटेरियल, तो उस मटेरियल से इसको पैक कर दिया जाता है। समझ में आ गया। और बोल रहा है विद मेटल एंड्स, तो ये जो ये एंड्स है इसके, वो मेटल के ही तो हैं। समझ गए क्या? ये थी हमारी चर्चा यहां तक की। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के साथ में, इसको हम देते हैं हटा। हटा सावन की गजब बाती बुझा और सुझा, पढ़ाई कर लो। ठीक है, चलिए जी, बात करते हैं कुछ सवालों की जो कि हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। पहला सवाल आपके सामने, एन इलेक्ट्रिक केटल है ना, ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 10 मिनट्स। जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में आती जा रही हैं उसको हम एक एक करके अलग से नोट करते जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है क्या कि इलेक्ट्रिक केटल है जो ड्रॉ कर रही है करंट को, है ना, कितना करंट, 5 एम्पियर का। ओके, मतलब I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, 10 मिनट्स मतलब आपको टाइम दे दिया। सर सेकंड्स में नहीं है तो आप बदल लो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो है 60 सेकंड, तो 10 × 60 सेकंड कर लो, कितना हो गया, 600 हो गया, शायद ज़्यादा ही छोटा भी हो गया है। ठीक है, बोल रहा है इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉयल इज 10 ओम, आर का वैल्यू गिवन है कितना, 10 ओम। बोल रहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, वो तो होगा ही होगा, करंट डाल रहे हो तो हीट तो प्रोड्यूस होगी होगी। कैसे निकालूंगा, बेसिक सा फॉर्मूला मुझे यही आता है, H इज इक्वल टू I² RT। सर हमको कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला पूछा है?
बचपन से इस कहानी के साथ हम जूझते आ रहे हैं। बड़ी आसान कहानी होती है। एक फॉर्मूले में आपको कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं। यहाँ पे आपको आई, टी और आर दिया हुआ है, आई, टी और आर दिया हुआ है और हीट पूछ रहा है। तो आपको तो क्वेश्चन से ही पता लग जाता है और उसकी वैल्यू से ही पता लग जाता है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। क्लियर। चलिए करना क्या है सर, इन तीनों का वैल्यू रखना है यहाँ पर और हीट का वैल्यू निकल जाएगा। अब करना क्या है, बेसिक सा सोल्यूशन है यार। आई रख दो, 5 इसका स्क्वायर करो, है ना, इनटू में आर कितना है, ये रहा सर 10 ओम का, इसे रखो। टाइम कितना है भाई, 600 सेकंड्स। ठीक है क्या, 1 मिनट में 60 सेकंड तो 10 मिनट में 600 सेकंड। ठीक है, यहाँ से हीट निकालना है। अब इसको चाहो तो कैलकुलेट करो भाई, हम तो चाहें तो करें ना करें, पर आप तो करो। चलो हम ही कर देते हैं थोड़ा बहुत। जहाँ कैलकुलेशन बड़ी होगी वहाँ छोड़ दूंगा मैं। 5 25 इंटू 10 इंटू 600। अब इसको और को सॉल्व कर दो। लो भाई, इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो के साथ, 10 की पावर 3 बन जाएगा। 6 को 25 के साथ करो, 25 दूना 50, 25 थी 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 की 150, 150 माने 150 इंटू 10 की पावर 3, 1 2 3, ये 2 जीरो और 1 जीरो मिला के 10 की पावर 3, 6 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 150। सही किया ना मैंने, 6.30 किलो, हाँ ठीक है, सही है। तो 150 इंटू 10 की पावर 3, ये क्या निकाला, हीट निकाला है सर। हीट काय में निकलती है, जूल में। ये लेते आंसर आ गया। ठीक है क्या सर, इसको किलो जूल कैसे बना सकते थे। 1 किलो का मतलब पता क्या होता है, 1 किलो, जब आप 1 किलो बोलते हो इसका मतलब है 10 की पावर 3। 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 होता है। तो इसको आप जूल की जगह किलो जूल में भी रख सकते थे। अगर 10 की पावर 3 हटाओगे ना तो यहाँ के आ जाएगा के। अगर आपको इसको ऐसे रखना है तो ये लो किलो जूल, 150 किलो जूल। समझ गए बात को, मैं आपको समझा भी रहा हूँ यहाँ पर और नोट्स में आपको मिल भी जाएगा। 10 की पावर 3 के साथ जूल और इसके बिना किलो जूल। चलो मैं शॉर्ट में लिख ही देता हूँ ना यहाँ पे यार, यहाँ पर आ गया जूल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 150 किलो जूल। क्लियर, मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया है इस आइडेंटिटी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। इस बार दोबारा करंट का वैल्यू गिवन 4 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट का सप्लाई। इस बार पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है हमको। तो वी कितना है भाई, 220 वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटर इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट बता दिया। ठीक है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड इन 30 मिनट्स। तो वो हीट पूछ रहा है 30 मिनट में, मतलब टाइम दे दिया 30 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 60 के साथ मल्टीप्लाई किया 30 को, कितना आ गया, 36 18, तो 1800 सेकंड्स। ये क्या निकल गया, टाइम। हीट पूछ रहा है, अरे जनाब हीट के लिए तो एक ही फॉर्मूला होता है, I²RT। लोचा, लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया सर, करंट गिवन है, आर, अरे आर तो गिवन ही नहीं है। जब आपको वी गिवन है, आई गिवन है, तो आर निकालना बड़ी बात है क्या, ना जी ना। तो देखो फिर, हमको तो पता है बचपन से एक ही फॉर्मूला, V = IR, संग नाम अपना। ठीक है, आर क्या होगा इसमें से सर, V/I। वी कितना है, ये रहा सर 220। जी आई कितना है, 4 एम्पियर। ठीक है, अब मैं मेहनत क्यों करूं, मैं ऐसे ही रहने देता हूं भाई। सॉल्व आप कर लेना इसको, मैं तो यूं ही रहने दूंगा इसको, इतना ओम। ठीक है, ये निकल गया रेजिस्टेंस, यहाँ रख दूंगा, क्योंकि देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ इसलिए मैं ऐसे ही यूज़ लेता हूँ। देखो फ़ायदा क्या होगा इसका, आप देखोगे। आई का वैल्यू रखो सर, 4 है, 4 का स्क्वायर रखो, 4 × 4। कोई खराबी है ऐसे लिखने में, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, सही है। आर जो है वो कितना है, 220/4। अब तुम देखो क्या फ़ायदा है, 220/4। और टाइम कितना है, 1800। क्लियर, अब निकल जाएगा आराम से, हाँ निकल जाएगा। ये जो जीरो है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पहले तो 4 के साथ में 4 काट दो, गया सर। अब 18, 22 और 4 इनको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो कर देता हूँ मल्टीप्लाई, थोड़ा मेरे को लगेगा टाइम, पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर 3 माने 4 × 1 मिनट। इसके बजाय मैं यूँ करता हूँ, 22 चौक 88, 88 × 18, तो 88 × 18 × 10 की पावर 3। 2 जीरो यहाँ के, 1 जीरो यहाँ का, बस यही है। अब इसको सॉल्व करना है, 88 × 18 लगाना है, तो 18 18 ऐसे सॉल्व करता हूँ यार, मिस्टेक ना हो जाए। कहाँ सॉल्व करूँ, यहीं कर लेता हूँ। 88 18 का पाड़ा बोलना पड़ेगा मेरे को पूरा। 8 × 64, 64 की 4 हासिल की 6, 8 × 64 और 6 कितना होता है,
70, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4, 8। भाई ज़्यादा नीचे ना चला, ज़्यादा नीचे चला गया, ज़्यादा नीचे चला गया, समझ रहा हूँ, ज़्यादा नीचे चला गया। इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, ये लो, फिर यही कैलकुलेशन कर दूंगा ऊपर ही। भाई हमने कहा कि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, देन R इज़ इक्वल टू V बाई आई होगा। तो V जो है वो आपका 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और I कितना है 4, तो यहाँ से निकाल लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप कैलकुलेशन करोगे 88 इंटू 18 की, 18 का 18, 18 36, 18 54, 18 चौको 72, 18 90, 18 6 108, 18 7 124, 18 8 144, 144। तो 18 8 144 हटाना यार, ऐसे करना इसको, मिस्टेक होने से बढ़िया। तो 8 वाली 64 की 4 हासिल की 6, 8 वाली 64 और 6 कितना हो गया 70, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 8, 7 और 8 15, ठीक है। ये आ गया आपका 1584। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1584 और 10 की पावर 3। हीट निकाल रहे हो ना, तो यूनिट आएगा जूल। आपके सामने मैंने सॉल्व भी कर दिया इसको, ठीक है। अब वही बात है, 10 की पावर 3 को हटाना है तो के लगा देना, किलो जूल बन जाएगा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, अपना न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर, अब तक आप क्या पढ़ कर आए थे, हीट एनर्जी, है ना। एनर्जी और पावर में डिफरेंस क्या है, सुनो। एनर्जी एक खुले आसमान की तरह है, खुले समुंदर की तरह है, लेकिन अगर उसको टाइम के साथ बांध दिया जाए ना, टाइम के साथ में उसको बांध दिया जाए, तब उस कंडीशन में वो पावर कहलाती है। किस तरीके से, वो सुनो। इलेक्ट्रिकल पावर, अब मैं डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ, इसको आप खुद पढ़ना, क्योंकि इस डेफिनेशन को मैं इस फॉर्मूले में समझा दूंगा। जो पावर होती है वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में आपने कितना वर्क डन किया है, क्योंकि वर्क डन को ही आप एनर्जी कहते हो, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी का चेंज हुआ है। अब एक बार इसको पढ़ लो आप, जब भी डिवाइड में टाइम लग जाए ना तो शब्द आता है रेट, इसलिए इलेक्ट्रिक पावर एक रेट है। क्लियर है क्या? अब आप इस डेफिनेशन को पढ़ के देख सकते हो। अब मेरी बात गौर से सुनो, जो वर्क डन है वो यहाँ पर कौन सा वर्क डन है सर, चार्ज को मूव करवाने वाला। इलेक्ट्रिसिटी जो बहती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसमें चार्ज मूव ही तो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज फ्लो कर रहा है तब कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन कितना होगा सर, Q इंटू वी। ये तो हम पढ़ कर आ चुके हैं ना। अरे भाई V इज इक्वल टू W बाय Q। चार्ज को मूव करवाने में ये पोटेंशियल डिफरेंस का है, पोटेंशियल का फार्मूला होता था। तो यहाँ से वर्क डन का फार्मूला कितना निकलेगा, Q को V से मल्टीप्लाई कराओगे, ऐसे ही निकलेगा ना। तो W इज इक्वल टू QV, ये आपका फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, आपको थोड़ी देर पहले बताया अभी, और जब पोटेंशियल पढ़ाया था तब तो बताया ही था। चलिए, तो जो W है उसको रख दो QV। क्लियर? अब इसको कुछ इस तरीके से सेट किया मैंने, T तो नीचे था ही, Q बटे T कर दिया मैंने। भाई T तो पूरे के नीचे था, मैंने Q के साथ चिपका दिया, ब्लू कलर की लाइनिंग से अलग से डाल दिया। इसका मतलब सर Q अपॉन T को क्या बोलते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये शुरुआत में पढ़कर आए थे हम पार्ट नंबर 1 में। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। तो V तो यहाँ रखा पड़ा, इसकी जगह पे I आ गया, तो P इज इक्वल टू आई वी। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से बोलते हो, P इज इक्वल टू वी आई। सो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। इजी। अब सुनो, इसको इन दो रूपों में लिखा जा सकता है। कैसे? सिंपल, अगर आप V का फॉर्मूला लिख दो, कैसे आओ लिखो, P इज इक्वल टू वी आई। V का फॉर्मूला क्या होता है सर, V इज इक्वल टू आई आर। चलो V की जगह आई आर रखो, आई आर इंटू ये वाला I। तो ये I और आई क्या हो गया, आई नहीं आई, ये I और ये I मल्टीप्लाई होगा, I स्क्वायर बन जाएगा, तो I स्क्वायर R बन गया। अगर V का फॉर्मूला रखते हो तो I स्क्वायर R आ जाएगा P के लिए, और अगर I का फॉर्मूला रखते हो तो ये आ जाएगा। भाई I का फॉर्मूला रखोगे V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। तो पावर जो है वो VI भी हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में, और इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में I स्क्वायर R होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में V स्क्वायर अपॉन R होता है। क्लियर? ठीक है सर। ये क्या है, ये पावर 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 पावर। चलो इधर देखो, अब जो पावर था वो था क्या सर, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। जैसे वर्क डन डिवाइड बाय टाइम है, वैसे एनर्जी डिवाइड बाय टाइम है, क्योंकि वर्क डन एनर्जी सेम ही होता है, फर्क नहीं होता। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो एनर्जी क्या होना चाहिए, पावर इनटू टाइम। तो मैंने यहाँ पर पावर का फॉर्मूला सेट किया है, और यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनाए पावर के लिए। यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला सेट किया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले रेप्लिकेट हो रहे हैं यहाँ पे। ये वाला फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकाले पावर के, और इस वाले फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकाले एनर्जी के।
ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है इसलिए बस आपको अपने पेशेंस का इस्तेमाल करना है। मेन फॉर्मूला क्या है सर? मेन फॉर्मूला ये P = VI। इसके माध्यम से आप कुछ भी बना सकते हो, ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे इस अकेले फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो 1, 2 और 3 तीनों फॉर्मूले पावर के हैं ना, तो पावर के हमने तीनों फॉर्मूले बना दिए। क्लियर? अब एनर्जी क्या बोलती है? पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई करा दो। क्या ये पावर का फॉर्मूला है? हाँ, इसके साथ टाइम मल्टीप्लाई करो, V × I के साथ में टाइम लगा दिया तो एनर्जी बन गई। ठीक है, क्या ये पावर का फॉर्मूला है? हाँ, तो पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई कराओ तो I² R के साथ में T लगा दो तो ये एनर्जी बन जाएगी। हाँ, क्या ये पावर का फॉर्मूला है? हाँ, पावर के साथ अगर टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बनेगा? एनर्जी। तो V² R के साथ में टाइम मल्टीप्लाई कराया, ये क्या बन गया? एनर्जी। क्लियर है क्या? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि ये सब रटना है, ये सब रटना नहीं है, सिर्फ ये है जैसे आप रट लो फायदे में रहोगे। इसके बाद आप सब बना लोगे अपने आप। कैसे? V की जगह मतलब V का फॉर्मूला रख दोगे V = IR तो ये बन जाएगा। I का फॉर्मूला रखोगे V² तो ये बन जाएगा। क्लियर? और फिर टाइम मल्टीप्लाई कराओगे किसी के साथ तो एनर्जी बन जाएगी। आसान है ना? नेक्स्ट अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ पावर। आखिर SI यूनिट क्या होती है पावर की? पावर की SI यूनिट होती है वाट, है ना, WATT वाट, या फिर इसको जूल बटे सेकंड भी कहते हैं। कैसे? देखो, या तो वाट कह दो या फिर ये जूल वर्क डन या फिर एनर्जी इसकी जूल होती है, टाइम का सेकंड तो जूल अपॉन सेकंड, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। किसकी? पावर की। क्लियर? नेक्स्ट अब बात आता है डिफाइन 1 वाट। 1 वाट किसके बराबर होगा? P = VI। अगर V का वैल्यू वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो बता रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का हो जाए और करंट 1 एम्पियर का हो जाए तो 1 × 1 = 1, तो पावर कितना आएगा? 1 वाट। क्लियर? तो 1 वाट किसको बोलेगा? 1 वाट पावर तब आती है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो। इसी चीज को 1 वाट से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर अब मुद्दा ये उठता है कि जो 1 वाट होता है ना, वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। 1 वाट को प्रैक्टिकली आप यूज नहीं कर सकते हो, इसलिए एक्चुअल प्रैक्टिस में आप बहुत बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हो जिसको आप किलोवाट के नाम से जानते हो। पर ये किलोवाट क्या है सर? पावर की यूनिट। ध्यान रखना, पावर की यूनिट बोल रहा हूं, पावर की। गौर से देखो, 1 किलो को क्या बोलते हैं? 10³ सर ये है 1 वाट, यहां पर है किलोवाट। किलो का मतलब 10³ 10³ मतलब 1000 वाट। तो 1000 वाट को ही क्या बोलते हो आप? 1 किलोवाट। समझ गए क्या? किलोवाट मतलब 1000 वाट। तो 1 वाट बहुत छोटा था और हम जो काम लेते हैं वो होता है 1000 वाट। 1000 वाट को आप 1 किलोवाट कहते हो, क्योंकि 1 किलो को आप 10³ कहते हो, जो कि 1000 हो गया। क्लियर? पेशेंस के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। अब सुनो, तो जो 1 किलोवाट है ये क्या है सर? पावर की यूनिट। वो तो ये भी थी, पर ये कैसी है? ये कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट समझते हो? कमर्शियल मतलब व्यापार रूप से, व्यापार के रूप से, समझ रहे हो? बिजनेस के फॉर्म में, है ना, या घरों में काम आने वाले, उपयोग में, ये सब एप्लीकेशंस में। दूसरा फिर आता है व्हाट इज 1 किलोवाट आर। सर ये किलोवाट में और किलोवाट आर में फ़र्क क्या है? छोटा सा फ़र्क है। पावर में आपको पावर के 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों में टाइम दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन एनर्जी के तीनों फॉर्मूलों में टाइम दिख रहा है। हाँ सर, तो ये पावर का ही फॉर्मूला है जहाँ पर आपको टाइम नहीं दिख रहा, मतलब पावर का यूनिट है किलोवाट, जबकि एनर्जी का यूनिट देखो 1 किलोवाट आर, मतलब टाइम लग गया है इसके साथ। माने 1 किलोवाट आर ये क्या होता है? एनर्जी का यूनिट। 1 किलोवाट पावर का यूनिट। क्लियर? 1 वाट पावर का यूनिट, 1 किलोवाट पावर का कमर्शियल यूनिट, 1 किलोवाट आर एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। एनर्जी पावर, एनर्जी पावर। अब सुनो, 1 किलोवाट आर कैसे निकालोगे? 1 किलो किसके बराबर होता है? 10³ के, मतलब 1000 के। तो 1 किलो का वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया 1000 वाट। 1000 रख दिया, W की जगह वाट रख दिया। आर का मतलब होता है 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो इसको। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट यहाँ रख दिया। अब 1000 को और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में ये निकल के आ रहा है, पहले ये फिर ये, क्योंकि जूल हो या फिर वाट सेकंड हो, ये दोनों ही चीज़ें किस में आ गई? आपकी एनर्जी की यूनिट में। क्लियर है क्या? तो ये निकाल दो या फिर ये निकाल दो, एक ही बात है। तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे सॉल्व करा के। तो 3.6 × 10⁻6 जूल, ये क्या हो गया अपना? एनर्जी का वैल्यू। कितनी एनर्जी का? 1 किलोवाट आर एनर्जी का। क्लियर? ये क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इसके साथ टाइम मल्टीप्लाइड है। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ में।
चलिए भाई देखते हैं अपने कुछ सवालों को, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ की। मतलब हमको फ्यूज़ सेलेक्ट करना है कि फ्यूज़ कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर पहले मैं आपको फ्यूज़ पढ़ाकर आया था, लेकिन सिलेक्शन ऑफ फ्यूज़ को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ पर हम पावर की बात अब तक कर चुके हैं और पावर का यहाँ पर सीधा इस्तेमाल होगा। बात समझते हैं कैसे। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ दी हुई है कि एक इलेक्ट्रिकल आयरन है, मतलब जिससे प्रेस कहते हैं ना, जिससे इस्त्री कहते हैं हिंदी में, है ना, कपड़ों को सीधा करने का मतलब सपाट करने के, है ना। दूसरा इलेक्ट्रिकल आयरन जो है वो 1 किलोवाट ऑफ पावर पर काम कर रही है 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। क्लियर, ठीक है। तो करंट का वैल्यू निकालो एक बार, मतलब आपकी बुक ने खुद निकाल रखा है। अब इस सिनेरियो में जितने भी सवाल दिख रहे हैं ना, ये सवाल आपसे 2 फॉर्मूले की डिमांड करते हैं। कौन कौन से, वो सुनो। एक तो पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। दूसरा E इज इक्वल टू P इंटू टी। अभी अभी आप देख कर आए थे कि एनर्जी क्या होती है, पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। पावर क्या होता है, V माने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ करंट मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है सर। ये 2 फॉर्मूलाज हमारे इस पूरे सिनेरियो में काम आएंगे हर एक सवाल में। अब सुनो, I का वैल्यू निकालना है, तो बताओ I कैसे निकलेगा। V को नीचे भेज दो, P अपॉन V, तो P अपॉन V करोगे I निकल जाएगा। P कितना है यहाँ पर 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000, तो 1000 आ गया। V कितना है अपना 220 वोल्ट रख दिया। सॉल्व करोगे आएगा 4.54 एम्पियर। ये आपकी बुक ने दे रखा है। अब बात यह है कि यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा रखा है मैंने, तो इसे लगभग लगभग आप 5 एम्पियर के बराबर मान लो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अब मान लो जो इलेक्ट्रिकल आयरन है उसे मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल आयरन। आपको ये तो मालूम है कि जो फ्यूज़ होते हैं उसे किस तरीके से लगाया जाता है सर, सीरीज़ में लगाया जाता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट आया। कितने एम्पियर का करंट आया, 5 एम्पियर का। तो फ्यूज़ अगर 5 एम्पियर को सह सकता है, हमने फ्यूज़ को ऐसा बनाया है, ऐसे फ्यूज़ को लगाया है जो कि 5 एम्पियर के करंट को सह सकता है ना। अगर करंट 5 एम्पियर से कम है तब ये फ्यूज़ क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर फ्यूज़ को फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फ्यूज़ लगा रहेगा। फ्यूज़ क्या करेगा, फ्यूज़ जॉइंट रहेगा। जॉइंट रहेगा तो करंट को फ्लो होने देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन बोलती है मेरे को 5 एम्पियर का करंट चाहिए तब जाकर मैं काम करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 5 एम्पियर का करंट आ गया तो इलेक्ट्रिक आयरन बोलेगी कि हाँ भाई मुझे इतना करंट चाहिए था, और फ्यूज़ बोलेगा मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 5 एम्पियर का करंट तो मैं झेल सकता हूँ, मतलब मैं टूटूंगा नहीं, समझ रहे हो, मैं मेल्ट नहीं होऊंगा। तो करंट बहेगा और इलेक्ट्रिक आयरन काम करेगी। अगर 5 एम्पियर से ऊपर का करंट चला गया तो ये फ्यूज़ बोलेगा भैया अब दिक्कत है, मेरे को 5 एम्पियर से ऊपर का करंट नहीं चाहिए, ठीक है। फ्यूज़ बोलेगा अगर 5 एम्पियर से कम का करंट होता तो यार मैं मेल्ट नहीं होता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। करंट 5 एम्पियर का होगा मैं तब भी मेल्ट नहीं होऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे 5 एम्पियर से ऊपर का करंट जाएगा, फ्यूज़ बोलेगा भैया मैं उड़ रहा हूं, मैं इससे ऊपर का करंट नहीं झेल सकता। फ्यूज़ उड़ेगा मतलब इसके अंदर का वायर मेल्ट हो जाएगा और सर्किट टूट जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बह पाएगा। तो हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फ्यूज़ ने रोक लिया। क्लियर है क्या। अब बात आती है इलेक्ट्रिक आयरन में 3 केस बने, यहाँ पर 3 केस यहाँ पर भी बनेंगे। अगर 5 एम्पियर से कम का करंट है तो इलेक्ट्रिक आयरन वर्क ही नहीं करेगा। 5 एम्पियर का करंट है, इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करेगा। 5 एम्पियर से ऊपर का करंट है तो इलेक्ट्रिक आयरन डैमेज हो सकता था, लेकिन फ्यूज़ लगा होने की वजह से यहाँ सर्किट टूट जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक आयरन बच जाएगा, डैमेज नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पर मैंने इसको छोटे से पॉइंट के रूप में समझा रखा है। 2 पॉइंट्स मैंने खुद ने बना रखे हैं। 3 एम्पियर, मान लो करंट 5 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है, और मैंने फ्यूज़ लगा रखा है 3 एम्पियर वाला, मतलब फ्यूज़ बोलता है कि मैं 3 एम्पियर का हूँ, ठीक है। तो 3 एम्पियर का फ्यूज़ 5 एम्पियर के करंट को झेल पाएगा क्या, नहीं झेल पाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 एम्पियर वाला फ्यूज़ 5 एम्पियर के करंट के लिए कमज़ोर है। समझ रहे हो, कमज़ोर है, कमज़ोर माने इलेक्ट्रिक आयरन के लिए पहरेदार की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये कमज़ोर साबित हो गया। क्लियर। दूसरी बात, अगर 10 एम्पियर का है, ये 10 एम्पियर का है, तो क्या होगा सर, 5 एम्पियर का करंट आएगा, इलेक्ट्रिक आयरन को चलाएगा, और जो ये फ्यूज़ है वो 10 एम्पियर का है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब पहरेदार तो है लेकिन पहरा नहीं देगा, कोई काम नहीं करेगा। 3 एम्पियर का होता तो क्या करता, 5 एम्पियर के करंट पर अगर 3 एम्पियर का फ्यूज़ लगाते तो ये तो उड़ जाता। काम तो कर रहा है लेकिन कमज़ोर है, 5 एम्पियर के करंट को झेल नहीं पाया। और यहाँ पर अगर 10 एम्पियर का मैं लगा दूँ फ्यूज़, ऐसा फ्यूज़ लगा दूँ जो मैक्सिमम 10 एम्पियर को झेल सकता है, और करंट भेज रहा हूँ यहाँ से 5 एम्पियर का, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो कहता है मैं तो 10 एम्पियर तक का करंट झेल सकता हूँ, यहाँ तो सिर्फ 5 एम्पियर आ रहा है। बात समझे। अच्छा, अगर 5 एम्पियर से 6 एम्पियर हो गया तो क्या होगा, इसको तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फ़र्क पड़ेगा,
क्यों? इसको फर्क नहीं पड़ेगा तो करंट फ्लो होता रहेगा क्योंकि ये मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन बोल रहा है मेरे को तो सिर्फ 5 एम्पियर का करंट चाहिए था, आपने तो 6 एम्पियर दे दिया, मैं तो डैमेज हो जाऊंगा। बात समझ गए? तो ये पहरेदार तो है, 10 एम्पियर का फ्यूज होने पर ये पहरेदार तो बनेगा लेकिन पहरा देगा नहीं। क्लियर? तो जितना करंट फ्लो होने वाला है ना, जितने करंट पर आपकी डिवाइस काम कर रही है, उसी करंट को झेलने वाला फ्यूज चाहिए। अगर आप ये लाइन ना भी समझे हो, जो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी समझे हैं अगर इसको, ये मेरी तरफ से कंसेप्ट था, ना भी समझे तो आप यूँ समझिए कि जो करंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए आ रहा है ना, उस करंट को झेलने वाला फ्यूज होना चाहिए। बात खत्म। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन सवालों के साथ और ख़त्म करते हैं अपने आज की चर्चा को। एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो कि इस रेजिस्टेंस पर और इस पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर रहा है। कैलकुलेट करना है हमको करंट थ्रू द बल्ब, उसके बाद पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। तो देखो ए निकालते हैं पहले तो, आंसर में ए निकालते हैं। ए क्या है? करंट। आई निकालना है, आपको आर दे रखा है, वी दे रखा है। तो सर हमारे को तो एक ही मामला पता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है सर? 220 वोल्ट डिवाइड बाय आर कितना है? 120। क्योंकि करंट निकाल रहे हो तो एम्पियर लगा दो। अब देखो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी सवाल कराने हैं, आपका वक्त भी बचाना है। इसे आप भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा बी, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, ये ए हो गया। अभी बी की बात करते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब। पावर कैसे निकालोगे? पावर का फॉर्मूला देखो आपके सामने, वी इंटू आई। तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी क्या है अपना? 220। आई क्या है भाई? यहाँ तो नहीं दे रखा, यहाँ निकाल लिया अपन ने, 220 बटे 120। 220 बटे 120। पावर निकाल रहे हो तो पावर का फॉर्म वो क्या होता है? वाट, ठीक है। आप इसको किलो वाट भी बना सकते हो, ठीक है। ये निकल गया आपका आंसर। अब ये सॉल्व आप खुद कर लेंगे और हमारे नोट्स में आपको इसका सोल्यूशन, इसका प्रॉपर आंसर भी मिल जाएगा, बट इसको कैलकुलेशन रह गई है बस, और कुछ नहीं। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा 44वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसकी पावर इतनी है, टाइम इतना है, तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दो किलोवाट आवर में। बड़ा आसान है, हमको पावर गिवन होती है और टाइम गिवन होता है, तो पावर इंटू टाइम करके हम एनर्जी निकाल सकते हैं, वही निकालने को बोला गया है। आइए, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम, है ना। ये हमारा क्या हो गया फार्मूला। पावर कितनी है भाई? 1000 वाट, ठीक है। टाइम कितना है? 5 आवर। आर में नहीं चाहिए अब, अच्छा आर में चाहिए, यहाँ आर में लिखा पड़ा है, इस बार सेकंड में कन्वर्ट मत करना, यहाँ आर लिखा पड़ा है, तो आप इसको ऐसे कैसे 5 आर बना दो, ठीक है। आपको आर मिल गया, यहाँ से वाट मिल गया, वाट और आर मिल गया। किलो चाहिए, किलो क्या बोलते हैं इसको? किलो ही तो बोलते हैं, तो इसको किलो ही तो बोलते हैं भाई। ये किलो हो गया ना, किलो, ये को किलो हो गया, ये वाट हो गया, ये आर हो गया, यहाँ 5 लगा हुआ है, तो आगे 5 लिख दो, इसको किलो बोल दो, वाट लिखा पड़ा है, ये आर है, इसको यहाँ चिपका दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अ फैन विद अ पावर रेटिंग ऑफ 75 वाट इज यूज्ड फॉर 8 आवर एवरी डे, कैलकुलेट द एनर्जी। आराम से सुनो, बोल रहा है एनर्जी निकालनी है 1 महीने के लिए। क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है एक पंखा है, जो पंखा है उस पर पावर रेटिंग है, उसकी पावर रेटिंग है 75 वाट की, माने 75 वाट की पावर उसकी रेटिंग है, मतलब पावर उसकी 75 वाट है। तो हम लिख लेते हैं एक एक करके। हमारे पास पावर गिवन है कितनी? 75 वाट, ठीक है। दूसरा 8 घंटे हर दिन चलता है, हर एक दिन में पूरे 8 घंटे, तो हमारा टाइम कितना निकल के आया सर? 8 आवर्स। समझ गए क्या? और एनर्जी निकालने को बोल रहा है, ठीक है। सर एनर्जी क्या होती है? बच्चे तो हो नहीं, पावर इनटू टाइम होती है, ठीक है ना। तो एक दिन में 8 घंटे का टाइम, चलो ठीक है, निकालो जरा। पावर कितनी है? 75 वाट, इनटू टाइम कितना है? 8 घंटे। तो ये जो निकलेगी, ये क्या निकलेगी? एनर्जी। निकल गया आंसर? निकल गया? नहीं, ये एनर्जी निकली एक दिन की, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो 8 घंटे का टाइम रख के तो आपने एक दिन का काम कर लिया, आपको महीने का काम करना है। अगर एक दिन में 8 घंटा चल रहा है तो महीने में 8 इंटू 8 ऐसे करके, मतलब कितनी बार होगा? 30 बार, है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा? 30 डेज। उसको भी तो ऐड करोगे आप, 30 जो डेज हैं उसको भी तो ऐड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे। 30 दिन का है ना, एक दिन का था तो 8 घंटा, 30 दिन का है तो 30 इंटू 8, एक दिन का मतलब 1 इंटू 8, 30 दिन का 30 इंटू 8। अब सॉल्व करोगे और एनर्जी है इसलिए क्या लगा दोगे? यूनिट जूल लगा दो एनर्जी की यूनिट, या फिर वाट सेकंड लगा दो, ठीक है, वाट इंटू सेकंड लगा दो।
वैसे आर में वही बात है कि आपको सेकंड सेकंड में नहीं गिवन है, तो वाट इंटू आर, कुल मिला के आप जूल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब फंस रहे हो तो जूल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे आप सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं, कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। इधर आओ, 1500 वाट का इलेक्ट्रिकल गीजर है, यूज्ड फॉर 2 आवर एवरी डे, हर दिन इसको 2 घंटे यूज किया जा रहा है, मतलब टाइम कितना है 2 घंटे, 30 दिन तक यूज करना है आपको। एक दिन का टाइम 2 घंटे, 30 दिन का टाइम 30 इंटू 2 घंटे, एक दिन का टाइम 2 घंटे, 30 दिन का टाइम 30 इंटू 2, है ना। तो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 8 रुपीज, 1 किलोवाट आवर यूज करने का कॉस्ट है 8 रुपए, तो कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट पूरे 30 दिन का, ठीक है। मतलब पैसा कितना खर्च होगा भाई, 1 किलोवाट आवर यूज करने का इतना लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा। मैं पहले ये कर लेता हूं ना, टोटल एनर्जी में कितनी खर्च कर रहा हूं। अगर 1 किलोवाट आवर यूज करने का इतना है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, और उसको 8 रुपए से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये चुनो, जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको पॉइंट्स के रूप में ऐसे शुरुआत में वैल्यूज के रूप में लिखना चालू करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्या है सर, पावर कितनी है 1500 वाट, आगे क्या है 2 आवर, मतलब टाइम गिवन है 2 आवर, ठीक है। और क्या बोल रहा है 30 दिन, करते हैं इसका जुगाड़। चलो 30 दिन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम निकाल लो एक दिन का टाइम 2 घंटे, तो सर टोटल कितने हैं 30 दिन, तो 2 इंटू 30 कितने हो गए 60 आवर्स, 60 घंटे, ठीक है क्या। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज 8 रुपीज, अब 1 किलोवाट आवर क्या होता है, एनर्जी, किलोवाट क्या होता है पावर, आर लग गया मतलब एनर्जी, टाइम लग गया मतलब एनर्जी, तो सर एनर्जी जो होता है वो क्या होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर ये रहा 1500, टाइम कितना है 60 घंटे, तो मल्टीप्लाई करो 15 से की 15 आएगा 15 15 से की 90, 15 से की 90, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसे के में बदलना चाहो तो कैसे करोगे, किलो, भाई ये वाट हो गया, इसका आर आ जाएगा, ये 3 जीरो हटा के इसको किलो बना दो, 90 किलोवाट आवर, तो ये क्या है टोटल एनर्जी। सर 1 किलोवाट आवर पर 8 रुपए थे, तो 90 किलोवाट आवर पे कितने रुपए होंगे, यही तो टोटल कॉस्ट है। तो लो फिर सर 1 किलोवाट आवर पर 8 रुपए, तो 90 किलोवाट आवर पर, अरे 90 किलोवाट आवर पे कितना होगा 8 डिवाइड बाय 1 इंटू 90, ये डिवाइड बाय ये इंटू ये, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 8 72, 720 रुपए, सही है क्या, 720 रुपए निकल कर आ गए। 1 किलोवाट आवर पर 8 रुपए, तो 90 किलोवाट आवर पर कितने रुपए 720 रुपए, क्लियर। इस तरीके से आपने भी सॉल्व कर लिया। ये सारा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा शांति से अगर देखते जाओगे तो फॉर्मूला तो हमारा यही है, यही फॉर्मूला है, काम आ रहा है, बस थोड़ा सा सोचना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अपने आप सॉल्व होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, ध्यान रखना, जीवन में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। 2 कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है। अरे मटेरियल सेम होता है तो क्या रेजिस्टेंस सेम होता है क्या, नहीं, लेंथ पर एरिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ है, और लेंथ इक्वल निकल गई सर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करो, इक्वल डायामीटर, डायामीटर मतलब रेडियस, मतलब एरिया सेम है, तो एरिया भी सेम, लेंथ भी सेम, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि मटेरियल भी सेम ही है। सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, मतलब सेम रेजिस्टेंस, समझ में आ गया। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में लगाया, बाद में पैरेलल में लगाया। सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सीरीज में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में भी है। अब बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस निकालनी है सीरीज में और पैरेलल में, हीट प्रोड्यूस कितनी हुई है उसको निकालना है, उसका रेशो, एक्चुअली रेशो बोल रखा है, ठीक है। आओ पहले बात करते हैं कितने हैं, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं, मतलब 2 रेजिस्टेंस होगा एक तरीके से। तो यहाँ पर एक लगाया, ठीक है, ये लगाया सीरीज में, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर क्या किया अपन ने, ठीक है,
इस तरीके से, यहाँ पर भी R, यहाँ पर भी R। सर आपने RR क्यों लिखा? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ। अरे भाई उन्होंने ये कह दिया सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, मतलब रेजिस्टेंस सेम है। तो जो रेजिस्टेंस इसका है वही इसका है, जो इसका है वही इसका है, रेजिस्टेंस सेम है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो मैंने R मान लिया, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। अब सर बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, ये भी समझ में आ गया। V दोनों में पूछ क्या रहा है? हीट प्रोड्यूस्ड। सर जब V और R हो हमारे पास तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है H। चलो मैं क्या लिखूँ फॉर्मूले को? यही लिख दूँ? हाँ ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ शॉर्ट में, फिर यहाँ चलो हटाओ, ये लिख देता हूँ, हटाओ, यहाँ लिखता हूँ साइड में। H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, यही तो होता है। ठीक है, आप हीट निकाल रहे हो ना, एनर्जी निकाल रहे हो, टाइम तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, V स्क्वायर अपन R T। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन जब सीरीज में है और ये कंडीशन जब पैरेलल में है, तो रेशियो निकालना है ना, H इन सीरीज डिवाइड बाय H इन पैरेलल। देखो H इन सीरीज क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R T, V स्क्वायर अपॉन R T अपॉन में यहाँ पर HP में V स्क्वायर अपॉन R T। अब मेरी बात गौर से सुनना, यहाँ पर जो R है वो किसको बता रहा है? R इक्विवेलेंट को। इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा? 2R। तो यहाँ पर R के बजाय आपको 2R लिखना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला कौन सा है? सीरीज का, इसका। ये पैरेलल है, यहाँ पर कितना निकलेगा? सॉल्व कर लो आप, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। इसका निकलेगा R/2, तो यहाँ पर R/2 रखना पड़ेगा आपको। क्लियर? ठीक है। अब जो T है वो तो कट जाएगा, क्योंकि टाइम तो सेम ही दे रहे हो आप। जब टाइम नहीं बता रखा अपने को क्वेश्चन में, टाइम सेम मानना है अपने को, तो टाइम से टाइम तो दिया उड़ा अपन ने। अब क्या होगा? V वो भी सेम है दोनों के अंदर, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर चला गया, बचा क्या? ऊपर बचा 1/2R, नीचे बचा 1/R/2। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको? बात समझो, पहले इसे देखो, R को इधर, 2 को इधर में, 2/R हो जाएगा ये काम। तो ये 1/2R और नीचे कितना है? 2/R। इसे और, अब देखो गणित है, मैथमेटिक्स है, क्लीन मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए वक्त ही बर्बाद करना पड़ेगा अगर मैं करूँगा तो। लेकिन आपने सीखा हुआ है तो उसको आप बिना मतलब के, बिना मेहनत के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बिना मतलब कि मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट होगा ही होगा। मैं सिखा भी दूंगा लेकिन वही टाइम वेस्ट होगा, मतलब नहीं है। तो देखो इधर, अब 2 को यहाँ भेज दोगे, R को ऊपर भेज दोगे, तो R/4R, R से R कट जाएगा तो आएगा 1/4, मतलब HS/HP कितना आ रहा है? 1/4। क्लियर? तो यह आएगा HS रेशियो HP 1/4। क्लियर? मैं एक बार देख भी लेता हूँ कैमरा में दिख रहा हो आपको प्रॉपरली, आई होप सो दिख रहा होगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा के अंदर ही। बिल्कुल दिख रहा है आपको ये, मतलब यहीं तक अपनी कहानी पूरी हुई। ठीक है, तो चलते हैं हम और मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, जिसका नाम होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, यही मेरी दुआ है, यही प्रार्थना है। जय श्री राम।